हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। दोस्तों, अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे गॉस परमे का तीसरा जो अनुप्रयोग है वो है समरूप आवेशित अनंत समतल चादर या परत के कारण विद्युत क्षेत्र। कोई चादर हो अनंत विस्तार का हो या कोई परत हो अनंत विस्तार का हो और उस पर आवेश समान रूप से फैला हो, तो वह अनंत विस्तार वाली परत या चादर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अनंत विस्तार की चादर की कल्पना करते हैं कि माना एक अनंत विस्तार का समरूप आवेशित चादर है। तो यहाँ पर देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये अनंत विस्तार का आवेशित समरूप आवेशित चादर है। ठीक है, समरूप आवेशित चादर है और इस चादर का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। ठीक है, जब भी हम इस समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो पहले हम मानेंगे कि माना अनंत विस्तार का एक समतल समरूप आवेशित चादर जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। इतना हमें पहले एज्यूम करना होगा, मानना होगा। ठीक है, तो हम मान लिए कि माना एक अनंत विस्तार का समतल आवेशित चादर है जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो सिग्मा का जो मान होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A। ये आवेश पृष्ठ, इसे हम बोलते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व। ये आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जहाँ Q क्या है, इस अनंत विस्तार वाली चादर पर समरूप फैला हुआ आवेश है और A जो है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस अनंत विस्तार वाली समरूप आवेशित चादर का जो आवेश पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा बराबर Q/A है। अब ये चादर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, आज हम इसी की गणना करेंगे। तो गणना करने के लिए हमें चादर से कुछ दूरी पर एक बिंदु मानना होगा, कुछ दूरी पर एक बिंदु मानना होगा और फिर हम देखेंगे कि उस बिंदु पर ये चादर आवेशित जो चादर है वो कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हम मान लेते हैं कि इस चादर से R, ये जो दूरी है वो चादर से बिंदु P की ये दूरी है, ये जो बिंदु P है उसकी दूरी हमने मान लिया कितना, R। चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है कि आवेशित समरूप चादर इस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चूँकि हम गॉस परमे का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे वो गॉस परमे की सहायता से ज्ञात करेंगे। और गॉस परमे तभी अप्लाई होता है जब आवेश किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध हो, यानी घिरा हो। यहाँ पर जो आवेश है वो चादर के, देखें, चादर के पृष्ठ पर फैला हुआ है, ये किसी भी बंद पृष्ठ से परिबद्ध नहीं है। तो इसके आवेश को हमें किसी पृष्ठ से परिबद्ध करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इस चादर, चूँकि चादर अनंत विस्तार का है तो हम उसके सभी आवेश को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसके सभी आवेश को कवर करना होगा तो हमें उससे बड़ा भी गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी होगी। तो उतना बड़ा गॉसियन पृष्ठ की रचना करना असंभव है। अतः हम क्या करें कि इस चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना कर देते हैं और एक ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की रचना करते हैं चादर के आर पार जिसकी लंबाई जो है R और चादर के इधर भी उतना ही दूरी हो R, यानी कुल बेलन की जो लंबाई हो वो कितनी हो जाए 2R।
कितनी हो जाए 2r, यानी 2r लंबाई का हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जो चादर के आर पार हो। ठीक है, ऐसे एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना हम करते हैं और उस बेलनाकार पृष्ठ के जो सिरे हैं उस सिरे का क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। यहाँ भी a होगा। ठीक है, तो देखें हम चादर के आर पार 2r लंबाई और a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। जब इसकी रचना हम करेंगे तो हम देखेंगे जो बिंदु P है वह बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ है उसके सिरे पर स्थित है, उसके सिरे पर स्थित है। ठीक है, तो इस बिंदु P पर इस आवेशित जो चादर है, इस चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी चादर के लंबवत बाहर की ओर है, वो है वेक्टर E। ठीक है, दूसरी बात, इस पृष्ठ की जो दिशा है, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के सिरे की जो दिशा है, क्योंकि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का ये जो सिरा है ये भी एक पृष्ठ है, तो हर पृष्ठ की दिशा होती है और वो दिशा उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के जो सिरा है, इस सिरे की जो दिशा है वेक्टर ds वो भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, जिसके कारण दोनों के दिशाओं के बीच का जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा थीटा, वो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों समान दिशा में होंगे। ठीक उसी प्रकार से चादर के दूसरी ओर अगर हम देखें, उतनी ही दूरी पर चादर के दूसरी ओर देखें तो दूसरे सिरे का जो पृष्ठ है उस पृष्ठ की भी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस समरूप आवेशित चादर के कारण उस वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ भी आप देखें दोनों दिशाओं के बीच का जो कोण बन रहा है वो कोण थीटा क्या बन रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम गॉसियन पृष्ठ के ये गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ के लंबाई वाला ये जो पृष्ठ है, इस लंबाई वाले पृष्ठ को अगर हम देखें तो इस लंबाई वाले पृष्ठ पर कोई एक पॉइंट हम ले लें। ठीक है, और उस पॉइंट के चारों तरफ एक छोटा सा पृष्ठ ले लें। तो जो छोटा सा हम पृष्ठ लेंगे उस पृष्ठ की दिशा जो होगी उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, और जो इस बिंदु पर इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई वाली भुजा के दिशा में होगी। तो यहाँ पर वेक्टर E और वेक्टर ds दोनों के बीच का जो कोण बनेगा थीटा वो 90 डिग्री बनेगा, यानी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की लंबाई वाली भुजा पर वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ की दिशा दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वो 90 अंश बनेगा, और बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरे वाले पृष्ठ पर जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ को 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक सिरे के भाग को हम S1 मान लेते हैं, दूसरे सिरे के भाग को S3 मान लेते हैं और लंबाई वाले पृष्ठ को हम S2 मान लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि संपूर्ण गॉसियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बेलनाकार संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई का मान कितना होगा। तो यहाँ पे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ 3 भाग में बटा है, S1, S2 और S3। तो तीनों भाग से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करेंगे।
विद्युत फ्लक्स चूंकि बंद पृष्ठ है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ जो है बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बंद समाकलन। हम S1 की बात करें, यहाँ इस पृष्ठ की बात करें तो हो जाएगा S1, फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर ds प्लस हम S2 की बात करें, S2 वाले पृष्ठ की अगर हम देखें तो S2 की बात करें तो इसका भी फॉर्मूला वही है वेक्टर E डॉट वेक्टर ds प्लस अगर हम S3 वाले पृष्ठ की बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा S3 वाले का वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। दोनों के फॉर्मूले, तीनों जो पृष्ठ हैं बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के, उन तीनों का फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, चलिए अब वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds का मान होता है E ds cos थीटा, उसी तरह इसका भी वही मान होगा E ds cos थीटा, और उसी तरह S3 का भी मान होगा E ds cos थीटा। ठीक है, अब देखें जो S1 है, S1 का जो पृष्ठ है यहाँ पर थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, तो हम पुटअप करें E ds cos 0 डिग्री प्लस S2 वाले पृष्ठ पर हम देखें तो S2 वाले पृष्ठ पर थीटा का मान देखें तो S2 वाले पृष्ठ पर थीटा का मान है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस क्लोज इंटीग्रल S3 वाले पृष्ठ पर अगर देखें तो थीटा का मान क्या है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि जो cos 0 है उसका मान 1 होता है और जो cos 90 डिग्री होता है उसका मान 0 होता है। तो ये वैल्यू जब हम इसमें पुटअप करेंगे तो phi इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ये 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल S1 E ds प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस फिर ये 1 हो जाएगा तो मिलेगा क्लोज इंटीग्रल S3 E ds। फिर देखें phi इक्वल टू E को बाहर करें तो क्लोज इंटीग्रल S1 ds प्लस E को बाहर करें क्लोज इंटीग्रल S3 ds। phi इक्वल टू E देखें यहाँ पे देखें क्लोज इंटीग्रल S ds मतलब S1 जो है इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात कर रहा है क्लोज इंटीग्रल S1 ds, और इस पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हमने क्या माना है A, तो ये हो जाएगा A प्लस E। फिर देखें S3 ds जो है वो इस पूरे पृष्ठ की बात कर रहा है तो इसका भी क्षेत्रफल हमने क्या माना है A, तो ये भी क्या हो जाएगा A। EA और EA को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2EA इक्वल टू 5। ठीक है, देखिए दोनों को हम जोड़ दें तो EA इक्वल टू 2EA इक्वल टू क्या आएगा 5। ठीक है, अब यहाँ गॉस प्रमेय लागू करें, चूँकि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं तो गॉस प्रमेय से अगर हम देखें तो गॉस प्रमेय से phi इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चूँकि Q का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो A का सिग्मा में गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A, और ये मान यहाँ रख दें तो phi बराबर हो जाएगा सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये समीकरण 1 बना और ये समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण की जब हम तुलना करेंगे, समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो दोनों समीकरण का एक साइड क्या है phi है, दोनों समीकरण का एक साइड आपस में बराबर हैं तो दूसरा साइड भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, अर्थात 2EA बराबर हो जाएगा सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम देखें A से 1 कट जाएगा, 2 को हम इधर भेज दें तो E इक्वल टू आएगा
सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा समरूप आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी अगर कोई अनंत विस्तार का आवेशित चादर है तो वह कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसका मान होगा इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। दूसरी चीज़ ये पे ध्यान देंगे कि इसमें दूरी का कहीं भी वैल्यू नहीं रखी गई है, अर्थात समतल आवेशित चादर के कारण अगर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो वह विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, अर्थात r का मान इस फॉर्मूले में नहीं है। ये बिंदु या तो चादर के पास हो या तो चादर से दूर हो, हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान यही होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वो बिंदु चादर के बहुत करीब हो या चादर से दूर हो, हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान यही होगा। दूसरी इसकी एक विशेषता है कि यदि आवेशित जो ये चादर है, अगर इस पे जो आवेश हैं वो धनावेश होंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा चादर के लंबवत बाहर की ओर होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। लेकिन अगर इस चादर पर जो आवेश है वो ऋण आवेश हो तो यही विद्युत क्षेत्र चादर के लंबवत चादर की ओर होगा। ठीक है। ध्यान रखें कि अगर ये आवेशित जो चादर है धनावेशित है तो जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा चादर के लंबवत बाहर की ओर होगा, और यदि ये चादर ऋणावेशित है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा चादर के लंबवत चादर की ओर होगा। तो ये इसकी विशेषताएं हैं और ये आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का मान है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर अगला वीडियो लेकर के हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।